हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग ने अभी तक 8 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है, और ये लेक्चर 9 है। तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैरीटाइम सेक्टर करने के लिए पुट इन इंडिया करना चाह रहे थे, लेकिन इसको आगे कवर करते हैं नेक्स्ट डे पे, ठीक है। पुट इन इंडिया को अब जैसे इसमें क्या है, पुट इन इंडिया इसको समझते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जैसे बता रहा है कि इंडिया में ना, मतलब कि पुट्स भी ना दो पार्ट में बटा हुआ, दो टाइप में बांटा हुआ। एक मेजर पुट है, एक माइनर पुट है। तो मेजर पुट जो है ना, वो बेसिकली लगभग 12 पुट है मेजर पुट, ठीक है, और 13वां भी बन रहा है। अब उसी को लेकर बात यहाँ पे हो रहा होगा। तो मेजर पुट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जबकि माइनर पुट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, प्रेजेंटली इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स। 13th मेजर पोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट कहाँ पे, वाधवन पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। वहाँ पे वाधवन करके एक 13th मेजर पोर्ट बनने जा रहा है, ठीक है। तो मेजर पोर्ट यहाँ देखो लिखा होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नॉन मेजर पोर्ट होता है मैनेज बाय अंडर कंट्रोल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। बोलता है 95% ऑफ इंडिया ट्रेडिंग बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू इज डन थ्रू मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है। मतलब बता रहा है क्या कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से 95% का मैरीटाइम ट्रेड ही होता है, ठीक है, और 70% बाय वैल्यू ये होता है तुम्हारा इससे मैरीटाइम से, और बाकी रेलवे वगैरह से भी होता होगा, रोड से भी होता होगा, ठीक है। तो बोलता है मेजर पोर्ट हैंडल 53% ऑफ मैरीटाइम कार्गो ट्रैफिक ओवर द पास्ट टिकट, मतलब 10 साल का बात कर रहा है, 2014-15 से 2024-25 तक की प्रोडक्टिव इंडिकेटर ऑल्सो शोड सस्टेन प्रोग्रेस। जैसे बता रहा है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव बाय 48%। ये सब इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है, देखने का। अब जैसे दिया हुआ इंडिया है 11098 किलोमीटर कोस्ट लाइन। ये जो कोस्ट लाइन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कोस्ट लाइन हम लोग देख रहे हैं ये कितना है, 11098 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, विच एंकर्स 12 मेजर पोर्ट एंड ओवर 200 माइनर पोर्ट्स, पोजिशनिंग इट एज 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ शिप रिसाइकलिंग बाय टनेज। इंडिया रैंकिंग इन वर्ल्ड बैंक, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें याद करना इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस, ठीक है। जैसे कांडला पोर्ट गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में कौन सा पोर्ट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी, वाधवान पोर्ट जो बन रहा है अभी महाराष्ट्र में पालघर में डिस्ट्रिक्ट में, फिर बोलता है मोरमुगुआ मंगलुरु, ठीक, कोची केरला में, तमिलनाडु में कौन सा है टुटीकोरी, ठीक है, फिर चेन्नई, फिर एन्नूर, इसी को बोलते हैं कामराज पोर्ट, फिर विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये सब क्या मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन आना बहुत जरूरी, मतलब रहता ही रहता है। इस टॉपिक को मतलब अच्छे से करके जाना, स्टार्टिंग वाले पोर्शन से अच्छे से देखना कि लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, ये सब देखना इसमें, ठीक है। अब आते हैं अगला, सागरमाला प्रोग्राम। ये क्या बोलता है, बोलता है सागरमाला प्रोग्राम हैज अचीव 118% ग्रोथ। ये सब परसेंटेज वगैरह इंपॉर्टेंट है। सागरमाला क्या है, लॉन्च इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या करता है, एम टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया 11098 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड 14500 किलोमीटर पोटेंशियल नेविगेबल वाटरवेज, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए जो भी तुम्हारा जो कोस्ट लाइन पे एरिया पे ये एक सागरमाला प्रोग्राम का काम था, ठीक है। फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, पीपीपी मॉडल पे काम करता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज बाय एमओपीएसडब्ल्यू, ग्रांट इन एड फॉर प्रोजेक्ट विद सोशल इंपैक्ट एंड इक्विटी। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि पीपीपी मॉडल पे काम करता है, इंटरनल एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्स इस पे काम करता है। तो सागरमाला 2.2 लॉन्च हुआ 2025 में, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा इनहांस करेगा 2.2, ठीक। अब जैसे देखो लिखा हुआ 5 कंपोनेंट ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट। क्या करता है, क्या क्या कंपोनेंट है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्टल डेवलपमेंट। पोर्ट को मॉडर्नाइज करने का बात कर रहा है, ठीक है। अपग्रेड एग्जिस्टिंग पोर्ट एंड बिल्ड न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है, ग्रीन फील्ड मतलब होता है न्यू प्रोजेक्ट, ब्रांड न्यू, ठीक है। फिर बोलता है पोर्ट कनेक्टिविटी इनहांसमेंट करेगा। कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आज के डेट में देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इशू चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आने में आता है, ठीक है। तो कंजेशन है, मतलब कि कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं है कि और कहीं से कोई और रूट नहीं है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट नहीं जहाँ से आपका माल दूसरी जगह पे जा सके। तो ये क्या होगा, पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, इसलिए भी हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर नियर पोर्ट। जब कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट करने का बात कर रहा है, लाइक जॉब्स वगैरह वहाँ पे बढ़ाएगा। फिर बोलता है कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज प्रमोशन करेगा, ठीक है। प्रमोट कार्गो पैसेंजर मूवमेंट विया कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि अगर पूछे कि इसका सागरमाला प्रोजेक्ट का सबसे एपेक्स बॉडी कौन सा है, तो नेशनल सागरमाला एपेक्स कमिटी चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर पॉलिसी डायरेक्शन एंड ओवरसाइट द प्रोग्राम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को चेयर करता है एपेक्स बॉडी जो है कमेटी को। फिर बोलता है सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज, ठीक। अब ये सब इंपॉर्टेंट आप अपने हिसाब से देख लो इसको, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एक बनाया सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, कि इसको सेटअप किया गया कंपनी 2013 से टू असिस्ट द स्टेट लेवल जोन लेवल स्पेशल पर्पस स्पीकर एसपीबी बनाने के बाद क्या, ये भी पढ़ना जीएस तेरे में इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इट इज नाउ रीनेम्ड एज सागर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नॉन एनबीएफसी इन द मैरीटाइम सेक्टर। मैरीटाइम सेक्टर में पहला एनबीएफसी बना कौन, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और बता रहा है कि ये मिनी रत्ना टाइप की कंपनी, कैटेगरी 1 कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंडिया पोर्ट एक्ट 2025, ये क्या होता है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, इंडिया पोर्ट एक्ट 2025 को समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव हर एसेंट टू द इंडिया पोर्ट एक्ट 2025 व्हिच रिप्लेस इंडिया पोर्ट एक्ट 1908। यानी कि 1908 का जो इंडिया पोर्ट एक्ट था उसको रिप्लेस करके इंडिया पोर्ट एक्ट 2025 लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसके हिसाब से, बहुत पुराना लॉ था जिसको चेंज करके नया पोर्ट एक्ट लाया गया। तो बेसिकली क्यों किया गया वो, तो पहले क्या था कि ये जो 1908 का पोर्ट एक्ट था ये बेसिकली मॉडर्न पोर्ट के हिसाब से नहीं बना हुआ था, ठीक है, आउटडेटेड था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर लॉजिस्टिक डिस्प्यूट प्रॉपर्ली इसमें कवर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या लाया, इंडिया पोर्ट एक्ट 2025। तो इस एक्ट में क्या बोला गया, तो इस एक्ट में 4 मेन गोल रखा गया। बाकी पढ़ लीजिए इसमें से, लेकिन हम बता रहे हैं 4 मेन गोल है। सबसे पहला लॉ को अपडेट किया, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट का बात किया इसमें, पोर्ट डेवलपमेंट का। तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने का बात किया, ठीक है। चौथा इंटीग्रेटेड इंडिया का जो कोस्ट लाइन है उसका बेटर यूज कैसे हो उसका बात किया, ठीक है। बेसिकली पोर्ट को मॉडर्न और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, ये बेसिकली इसका की फीचर्स है, ठीक है। एक्ट में बताया गया चीज। अब की फीचर्स इसमें जैसे दिया मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, ठीक। इसमें क्या है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी ये बन गया मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसका पॉलिसी, इसका काम क्या रहेगा कि पॉलिसी को एडवाइस करेगा, पोर्ट का ग्रोथ, कंपटीशन, कंपटीटिवनेस, ये सबको इंप्रूव करने का काम करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हेड कौन कर रहा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कौन सा पोर्ट डेवलप करना है, कौन सा नहीं करना, ये देखेगा। फिर सेम रिस्पेक्टिवली स्टेट में भी होगा, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड होगा। फिर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाया गया, हर स्टेट में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाया जाएगा जो कि पोर्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुनेगा, ठीक है। ये बात हो गया। फिर टैरिफ फिक्सेशन को भी लेके ये बात किया गया। अब टैरिफ फिक्सेशन को लेकर टैरिफ बहुत न्यूज में, ठीक है, टैरिफ को लेकर यहाँ पे बात हो। अब जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टैरिफ को लेकर पोर्ट टैरिफ एंड चार्ज फॉर मेजर पोर्ट टैरिफ्स आर फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है कि बोर्ड ऑफ
मेजर पोर्ट अथॉरिटी ये टैक्स फिक्स करेगा, किसको लेके, मेजर पोर्ट्स को लेके। नाम ही में है बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। जबकि यहाँ पे नॉन मेजर पोर्ट्स है, वहाँ पे जो तुम्हारा ये स्टेट मैरीटाइम बोर्ड है, ठीक है, ये टैरिफ फिक्स करेगा, ठीक, या कोई प्राइवेट ऑपरेटर है तो वो भी करेगा उस केस में। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मैंडेट कंप्लाइंस विद मार्पोल कन्वेंशन, ठीक है, एंड BWM कन्वेंशन, इसको लेकर भी मतलब कि बेसिकली कंप्लाइंस फॉलो करने के लिए काफी काम करेगा, ठीक। अब ये कंप्लीट हो गया इसमें, अब आगे चलते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर। अब इसमें क्या करता है कि शिपिंग सेक्टर को लेकर मॉडर्नाइज करने के लिए क्या बात कर रहा है, तो जैसे इसमें बोला है कि रिसेंटली द प्रेसिडेंट हैज असेंटेड टू अदर 4 की बिल टू मॉडर्नाइज शिपिंग सेक्टर एंड बूस्ट ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 4 की बिल्स को एज एन डी प्रेसिडेंट। अब जैसे कौन कौन सा एक्ट था, बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 2025, द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025, कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, ये 4 बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाउ दिस एक्ट मॉडर्नाइज द शिपिंग सेक्टर एंड बूस्ट द ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। अब ये बात कर रहा है, तो बेसिकली अब इसमें देखते हैं मर्चेंट शिपिंग एक्ट ये क्या बात करता है। तो इसमें शिपिंग एक्ट को लेकर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल वेसल्स, सारा वेसल्स का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि फिशिंग बोट हो या कोई वाइल्ड शिप हो, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। फिर एक्सपैंड डेफिनेशन ऑफ वेसल्स, वेसल्स को का डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया। अब क्या इसमें ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, सबमरीन्स, ये सबको भी इसमें डेफिनेशन में ऐड किया वेसल्स के, ठीक। अब आगे चलते हैं, ओनरशिप को लेकर रूल रिलैक्स किया, क्या रिलैक्स किया, पूरा की रिलैक्स टू इंक्लूड वेसल्स पार्टली ओन्ड बाय इंडियन सिटीजन कंपनी एस्टैब्लिश्ड एज पर इंडियन लॉ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया ETC। बेसिकली कि अब इंडियन कंपनीज OCI, ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब के पास भी अब बेसिकली ओनरशिप रहेगा, पार्टली ओन्ड हो सकता है, ठीक। फिर आगे चलते हैं, द कैरेज ऑफ, ओके, तो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका मेन कोर आइडिया क्या है इसका, तो शिपिंग में रिस्पांसिबिलिटी प्लस लायबिलिटी को क्लियर करना, ठीक है, कि किसका रिस्पांसिबिलिटी किसका लायबिलिटी, इसको क्लियर करेगा कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025, ठीक। अब इसमें क्या बोला, फॉलो इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जांपल रिप्लेस द 1925 इंडियाज कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट विद ए मॉडर्न लायबिलिटी रेजिम अलाइन टू हेग विज़बी रूल्स 1924। बेसिकली क्या बोला, अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, हेग विज़बी रूल 1924, ये किस चीज़ का बात कर रहा है, ठीक। तो बोलता है कि बेसिकली ये जो इंटरनेशनल रूल है, ठीक है, जो डिसाइड क्या करता है कि डैमेज कौन बेयर करेगा, ठीक है, डिले कौन हैंडल करेगा, ये सब जो है ये बेसिकली इसके रूल में, इंटरनेशनल रूल्स में, ठीक है। तो यही बात को करा है कि ये इसके प्रति भी गिरेगा, लायबिलिटी डाल दिया, बोल दिया कि फॉलो इंटरनेशनल कन्वेंशन, फॉलो करेगा इसको। तो बोलता है विज़बी रूल्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट सेट आउट कैरियर्स लायबिलिटी फॉर लॉस डैमेज और डिले ऑफ गुड्स इन सी ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर फेयर रिस्क शेयरिंग बिटवीन शिप एंड ओनर एंड कार्गो ओनर्स, ठीक है। बोलता है इट एम्पावर द सेंटर टू स्पेसिफाई प्रोसीजर रूल्स फॉर बिल्स ऑफ लेडिंग। फिर आगे चलते हैं, द कोस्टल, फिर है कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025, कोस्टल शिपिंग एक्ट बोलता है इंडिया के अंदर शिपिंग को प्रमोट करना, इंडिया के अंदर ही शिपिंग को प्रमोट करना, ठीक। मतलब कि इंडिया का जो कोस्टल वाटर्स है, ठीक है, वहाँ पे शिपिंग को प्रमोट करना, ठीक है, डोमेस्टिक शिपिंग ये सब को प्रमोट करना। जैसे कि योर एटीएम्स कंसोलिडेट एंड द लॉ रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग प्रमोट कोस्टल ट्रेड एंड एनकरेज डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन अंडर द एक्ट कोस्टल वाटर्स मींस एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया along with any part of the adjoining maritime zones of India within the meaning of territorial waters continental shelf exclusive economic zone and other maritime zone act 1966 for undertaking coasting trade, ठीक है। तो बेसिकली इतना समझ लेना है कि कोस्ट पे जो भी बेसिकली रूल वगैरह है, ठीक है, वो सबको इंडिया अपने कोस्ट लाइन के हिसाब से ये करेगा, बनाएगा, ठीक है। जैसे ट्रेड वगैरह को चीप करना है, ठीक है, डोमेस्टिक शिपिंग को बढ़ाना है, ये सब कोस्टल शिपिंग एक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। फिर आता है बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 2025। अब लेडिंग मतलब क्या होता है, बिल्स ऑफ लेडिंग मतलब शिपिंग रिसिप्ट का बात है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं इट विल रिप्लेस इंडिया बिल ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 एंड एम टू अपडेट एंड सिंप्लीफाई द लीगल फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। शिपिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, कहीं भी तो ऐसा नहीं जा सकता, तो इसी के लिए बोल रहे हैं कि ये 1856 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया बिल ऑफ लेडिंग एक्ट 2025। ए बिल ऑफ लेडिंग रेफर्स टू डॉक्यूमेंट इशूड बाय फ्लाइट कैरियर टू ए शिपर, ठीक है। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट बन रहा है कि कौन माल ला रहा है, कितना है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, ये सब चीज बताता है, ठीक। अब आगे चलते हैं कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेकर। अब लार्ज शिप को लेकर बता रहा है कि लार्ज शिप क्या होता है, लार्ज शिप आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कैटेगरी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन कोस्टल डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब कि इससे इतना समझ लेना है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लार्ज शिप को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डाल दिया, ठीक है। लार्ज शिप्स को बोलता है कि क्राइटेरिया जैसे रखा है कि हैविंग अ ग्रॉस टनेज ऑफ 10,000 और मोर अंडर द इंडियन ओनरशिप एंड फ्लैग, ठीक, ये क्राइटेरिया लार्ज शिप्स के अंदर आने का, या 1500 ग्रॉस टनेज से ज्यादा, ठीक है, हैविंग अ ग्रॉस टनेज ऑफ 1500 और मोर व्हिच आर बिल्ट इन इंडिया एंड आर अंडर इंडियन ओनरशिप एंड फ्लैग। इंडिया में बिल्ट हुआ है, ठीक है, 1500 ये ग्रॉस टनेज से ज्यादा है या 1500 के बराबर है, तो लार्ज शिप के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं वाइजंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। देखो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड वाइजंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन केरला, ठीक है, डीप वाटर सी पोर्ट है, ठीक है, कहाँ पे, केरला में। ये इसे स्टेट PCS वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ वाइजंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है, इट इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट इज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। क्या है ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, बेसिकली बोलता है पोर्ट इज बीइंग करंटली डेवलप्ड इन लैंडलॉर्ड मॉडल विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है और इसको डेवलप किया लैंडलॉर्ड मॉडल पे। अब की एडवांटेज क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन देगा, लोकेटेड जस्ट 10 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बीजी इंटरनेशनल शिपिंग रूट, ठीक है, जो यूरोप पर्शियन गल्फ ऑफ फार ईस्ट को कनेक्ट करता है, तो ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एडवांटेज देगा। फिर वाइजंगम कैन लेवरेज इट्स नेचुरल डेप्थ टू होस्ट इवन अल्ट्रा नेक्स्ट जेन कंटेनर शिप रिक्वायर्ड 20 mm प्लस ड्राफ्ट्स, ठीक है। बेसिकली नेचुरली एडवांटेज भी मिलेगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, इसके कारण वाइजंगम पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन केरला है और ये पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता है रोडवेज पे, ठीक है। अब हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड पढ़ने वाले, ठीक है। उससे पहले कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड पर अभी जो यूपीएससी का हम लोग का जो टेस्ट 14 चला, ठीक है, उसको भी अपलोड कर दिया ग्रुप में, ठीक है। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट को देंगे, टाइमिंग 9:30 PM to 11:30 PM है, ठीक है। तो टेस्ट को आप लोग जरूर से जरूर दें, ठीक है। मतलब अगर बहुत पढ़ भी ले रहे हो, ठीक है, टेस्ट नहीं दे रहे हो तो वो वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। टेस्ट देना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता चलता होगा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते होंगे और टेस्ट नहीं दिया हो तो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देते, उस केस में आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है ऐसा कि डिप्रेस फील होता है, आपको लगता है कि मेरी तैयारी प्रिपरेशन का स्तर बहुत
निम्न स्तर का, 0 लेवल का। तो ये सबसे बचने के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग अभी इसके पीछे 13 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये 14वां टेस्ट है। और ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि मतलब जो आप बहुत आसानी से उसको ये कर लोगे, ये टफ क्वेश्चन दिए ही जा रहे हैं इसलिए कि ताकि आप तैयार रहो उस दिन के लिए, ठीक है। तो अब मेन फोकस करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। तो बेसिकली क्या बात कर रहा है, इसको समझने से पहले कि इंडिया में ना रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डेथ इंजरी बहुत होता है, हर दिन आपने देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ रहता ही रहता है, हेलमेट नहीं पहनता एक्सीडेंट हो जाता है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, क्रैश कर जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना कुछ सिस्टम बनाना जरूरी है। तो उसके लिए ना एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बना, ठीक है। बोलता है द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू इंप्लीमेंट सेक्शन 215B ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। बेसिकली गवर्नमेंट नहीं ये इंप्लीमेंट करवा पाया है सेक्शन 215B ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब क्या बोलता है, सेक्शन 215 ऑफ द मोटर व्हीकल प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, ठीक है। यही सेक्शन के अंदर ये बना हुआ है नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, ठीक। अब बोलता है नोटिफिकेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड वाज इशूड बाय मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन 2021। मतलब सोचो नोटिफिकेशन बना दिया गया, दे दिया गया 2021 में, लेकिन अभी तक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड नहीं बना, ठीक है। अब इसमें जैसे बता रहे हैं कि क्या कंपोजिशन है इसको लेके, ठीक। तो बेसिकली अगर समझना है तो एक तरह का ना सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी बन रहा है। इसका कंपोजिशन समझोगे तो एक चेयरमैन होता है और 3 से 7 मेंबर होगा, ठीक है। और इसको कोई पॉइंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा। सिंपल है, शुरुआत में बताएंगे किस चीज़ के लिए बना, एनवायरमेंट रूल पॉलिसी रोड सेफ्टी ये सब चीज़ के लिए बना। इनोवेशन टेक्नोलॉजी यूज करेगा, नया टेक वगैरह इस्तेमाल करना है, उस सब का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। बेटर रूल्स बनाना है, जैसे अभी ऐसे देखो, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कैमरा फाइन कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कैसे होगा, अगर ये बन जाएगा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, तो सब जगह पे ये चीज़ होगी, नेशनल लेवल पर बात हो रहा है, ठीक। अब जैसे दिया हुआ इनिशिएटिव टेकन फॉर द रोड सेफ्टी, जैसे क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, तो ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 टू 2030, ठीक है। एक प्लान बनाया गया 2021 से 30 का प्लान रोड सेफ्टी का, डेवलप कौन किया, तो WHO और यूएन रीजनल कमीशन टू गाइड ग्लोबल रोड सेफ्टी, ठीक है। एक है ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑफ रोड सेफ्टी, इसको इंडिया साइन किया था 2015 में। वेयर कंट्री एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6, ठीक है। अब 3.6 में क्या दिया हुआ है, बाय 2030। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं, ठीक है, ये कोई मतलब जो जिसमें फिट हो जाए, तो ये एसडीजी का जो गोल्स है ना, ये गोल्स उसमें फिट हो ही जाता है, ठीक है, एसडीजी गोल्स। तो इसलिए ये सब भी ध्यान रखना है। एसडीजी 3.6 में क्या बोलता है, 2030 हाफ द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरी फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। बोलता है इन इंडिया नेशनल रोड सेफ्टी 2010 फोकस ऑन अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी सेटिंग अप रोड, ये सब का बात करता है, ठीक है। अब ये सब बोल बच्चों वाला बात इसमें दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं कि बोलता है कि इन इंडिया द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 एज मॉडिफाइड बाय द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इंक्लूड्स, इसको अमेंड करके 2019 किया गया मोटर व्हीकल। अब इसमें क्या है, एक गुड समार्टियन का भी इसमें ये डाला गया, गुड समार्टियन क्या होता है, तो मान के चलो कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले ना लोग हेल्प नहीं करते थे, क्यों नहीं हेल्प करते थे, क्योंकि बाद में ना पुलिस जो हेल्प करता था उसी को टॉर्चर करने लगते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइक है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर कोई भी मतलब जो हेल्प कर रहा है उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात करते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की, मतलब कि अब मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका परिवार वाला वहाँ पे नहीं, तो उस केस में वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका बात किया। अब कुछ एलिजिबिलिटीज का दिया हुआ है वो देख लीजिए। अब आगे चलते हैं एविएशन सेक्टर को लेकर क्या दिया हुआ। अब देखो ये बहुत समझने का जरूरत है एविएशन सेक्टर, और ये अभी मेजरली बहुत लोग इसको कवर नहीं कर रहे टॉपिक को, लेकिन ये टॉपिक इस साल के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश किया, ठीक है, और भी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्लेन क्रैशेस कर रहे हैं, तो ये एविएशन सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे देखो दिया हुआ एविएशन सेक्टर को लेकर, तो बोलता है रिसेंटली द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो रिलीज अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू द फैटल प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, जो क्रैश किया। तो बोलता है इट प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑन द टाइम ऑफ मेडे कॉल बाय द पायलट। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि मान के चलो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश कर गया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता होगा, स्टेप पहला क्या होता होगा, इमरजेंसी सिग्नल जाता होगा, ठीक है। पायलट क्या बोलता होगा, मेडे, ठीक है, जब इमरजेंसी होता है तो ये बेसिकली कोई फ्रीक्वेंसी पे जाके ये होता है, जैसे दिया हुआ फ्रीक्वेंसी 1 to 1.5 मेगाहर्ट्ज एंड 243 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। वहाँ पे कुछ डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं जो इमरजेंसी का फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं और समझ जाते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होता है, ब्लैक बॉक्स रिकवरी। ब्लैक बॉक्स में दो चीज होता है, ठीक है, और ब्लैक नहीं होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स दो चीज होता है, फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो भी कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है ये सब ब्लैक बॉक्स में होता है। इससे पता चल जाता है क्रैश का रीजन क्या, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बात हो रहा है अंदर की क्या क्रैश का रीजन है, ठीक। अब इसमें यही दिया हुआ है ना कि कौन कौन क्या करता है, जैसे देखो इट इज ब्राइट ऑरेंज इन कलर टू इंश्योर, ब्राइट ऑरेंज होता है ब्लैक बॉक्स, ये दिया हुआ। अब आगे है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब कौन क्या करता है ये दिया हुआ है। लाइक तुमको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम टॉपिक जरूर से उठा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से समझाते हैं ताकि इजी भाषा में समझ में आ जाए। अभी हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि एक लाइन को पढ़ सके। जैसे सबसे पहले डीजीसीए की बात कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका बात कर रहे थे। इसका क्या रूल है, तो समझ जाओ कि ये जो है बॉस ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। इसका काम क्या है, बेसिकली फ्लाइट का रूल बनाता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फिक्स करता है, एयरलाइन को लाइसेंस देता है, ये सब काम किसका, डीजीसीए का, ठीक है। जैसे इंडिगो एयर इंडिया को ऑपरेट करने का परमिशन से कौन देता है, डीजीसीए देता है, ठीक है। अब यही चीज इसमें मेंशन होगा। अब आगे चलते हैं एरा क्या है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब जैसे एयरपोर्ट में किस चीज को, चार्जेस को लेके कौन कंट्रोल करेगा उसको, तो वो करता है एरा, ठीक है। फी डिसाइड करता है, पैसेंजर का चार्जेस को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा एयरपोर्ट पे कोई चीज का फेयर का या किसी चीज का फी कितना है, ठीक है, वो सब कौन करेगा, एरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बीसीएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। इसको अपने हिसाब से पढ़ लेना, लेकिन हम जो सोचा चीज़ वो बता दे रहे हैं। बीसीएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, इसका रूल क्या है, इसका रूल है सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ देखो लिखा हुआ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी का रूल्स क्या होगा, ये सब बीसीएस डिसाइड करता है। लगेज चेकिंग, एंटी टेरर मेजर्स, ये सब ये देता है, ठीक है। बैगेज स्कैन, ये सब बीसीएस करता है। फिर आते हैं एआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसका काम क्या है, एक्सीडेंट जब हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये है काम एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का। जैसे क्रैश का रीजन क्या है सब फाइंड करना, ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करना, सब काम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये है ना जो सबसे लास्ट में सब कुछ देखता है, तो यही करता है, एक क्लियरिनरी रिपोर्ट निकाले इसको लेकर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ दिया हुआ है अबाउट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जेनेसिस करता है 1944 में बाय कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन, ठीक है। तो शिकागो कन्वेंशन एविएशन से रिलेटेड ये कन्वेंशन है। ये अबाउट यूनाइटेड नेशन एजेंसी विच हेल्प्स कंट्री टू कोऑपरेट टुगेदर एंड शेयर देयर स्काइज टू देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। कि यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी मेंबर है और 93 कंट्रीज है, ये बात होगी इसका, ठीक है। अब अगला चलते हैं केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट पास द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट एक्ट 2025 एमिंग टू अलाइन इट एज पर केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल ऑफ मैटर स्पेसिफिकेशन टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट। देखो सब टॉपिक को इतना ये से देख नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल,
ये एयरक्राफ्ट ये एविएशन सेक्टर न्यूज में इंपॉर्टेंट हो गया। अब जैसे ये एक लाइन में अगर समझना कि केप टाउन कन्वेंशन क्या है, तो एविएशन में ना बहुत पैसा का जरूरत पड़ता है। तो एविएशन में लोन देने वाला जो भी बैंक होता है उसको प्रोटेक्शन देना इस केप टाउन कन्वेंशन का काम है, ठीक है। केप टाउन कन्वेंशन का प्रॉब्लम क्या होता है कि एयरलाइन कंपनी प्लेन खरीदता, ठीक है, कोई नया एयरलाइन जैसे आकाश आया, ठीक है, प्लेन खरीदता तो लोन पे ही खरीदेगा, ठीक है। अगर मान के चलो डिफॉल्ट कर देता है, ठीक है, तो बैंक उस केस में क्या करेगा, ठीक, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, उसको प्लेन जो लिया है उसको वापस लेने में मुश्किल आएगा, ठीक है, लीगल प्रोसेस स्लो होता है, तो उससे क्या होता है, इसी कारण से बैंक जो है लोन देने से डरता है, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्यूशन आता है केप टाउन कन्वेंशन का, कि एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें क्या करता है कि हाई वैल्यू एसेट के लोन को सिक्योर करता है। हाई वैल्यू एसेट जैसे क्या, एयरक्राफ्ट हाई वैल्यू एसेट है, ठीक है, इसके लोन को सिक्योर करता है, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक। अब मैं जैसे अगर अभी नहीं समझ में तो इसको ऐसे समझाते थे कि मान के चलो कि एक एग्जाम्पल से कि इंडिगो जो है कोई प्लेन खरीदा लोन पे, ठीक है। अगर इंडिगो डिफॉल्ट कर जाता है तो अगर कन्वेंशन नहीं होता केप टाउन कन्वेंशन तो बैंक को प्लेन वापस लेने में सालों साल लग जाता, लेकिन कन्वेंशन है तो क्विकली सारा काम हो जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट है इन लोग के बीच का, ठीक है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन चीज कवर करता है, तो एयरक्राफ्ट है, इंजन है, हेलीकॉप्टर है, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक। अभी ये चीज बोला कि अभी इंडिया का जैसे इसमें क्या रूल है, तो इंडिया का बता रहा है कि इंडिया जो है ये जो कन्वेंशन है 2008 में साइन किया था, ठीक है। बस ये इसी के थ्रू अलाइन कर रहा है सब चीज जो भी चीज चल रहा है, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें इतना ही समझने के लिए, इससे ज़्यादा जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर देखते हैं। अब देखो देखो आ रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर, तो पहले तो लॉजिस्टिक समझना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक क्या होता है, ठीक है, कि लॉजिस्टिक कहते कैसे, किसको कहते हैं। जैसे कि अगर समझो कि अमेजोन से तुम कुछ ऑर्डर करते हो, मान के चलो नाइकी का शूज ऑर्डर करते हो, ठीक है। तो नाइकी का जो शू ऑर्डर किया तो वो ऐसा थोड़ी कि नाइकी से डायरेक्ट तुम्हारे पास पहुंच जाता है, नहीं, बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। लाइक नाइकी का सबसे पहले नाइकी का फैक्ट्री को वो जाता है, ऑर्डर जाता है, ठीक है। फिर वो ट्रक से वेयर हाउस में जाता है, ठीक है। फिर वेयर हाउस से डिलीवरी वैन में जाता है, फिर डिलीवरी वैन से आपके घर पर पहुंचता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस ही लॉजिस्टिक कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि अब इसमें क्या करा कि इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कमेमोरेटेड थर्ड इन्वेस्टमेंट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। क्या बोला है, इट वाज लॉन्च टू कम्प्लीमेंट द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का को कम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई, मतलब उसका भी जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान ये जो दिया हुआ, ठीक है। बोलता इट है पीएम गति शक्ति क्या है, तो ये दिया हुआ इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग जियो सेक्टर डेटा फ्लो मोर देन 57 सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करा, ठीक है, तो बेसिकली ना गवर्नमेंट क्या किया, ठीक है। अब एक चीज और समझते से पहले कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम था, इंडिया में प्रॉब्लम था लॉजिस्टिक को लेकर, इसका कॉस्ट बहुत हाई था, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम था डिले होना, ठीक है। दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन भी वीक होता था, तो इससे क्या होता था कि जो एक्सपोर्ट होता था एक्सपेंसिव हो जाता था। तो उसका सोल्यूशन के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में लाया गया, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कि लॉजिस्टिक सिस्टम को फास्ट करना, चीप इफिशिएंट ये सब बनाना, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति का ही एक पार्ट समझ लो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक तरह से बैकबोन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करेगा, रोड रेलवे पोर्ट एयरपोर्ट सबको एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। मतलब सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जोड़ देना, ये पीएम गति शक्ति का काम था, ठीक है। अब मेन टारगेट क्या है एनएलपी का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया, यही सब रहेगा। फिर एलपीआई में रैंकिंग इंप्रूव करना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, रैंकिंग इंडिया का भी रैंकिंग 38 है इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक। फिर आगे चलते हैं इंप्लीमेंटेशन थ्रू कम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, ठीक, कम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक प्लान से करना ये चीज पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। अब आगे आते हैं की अचीवमेंट अंडर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2020-25 क्या क्या इनकी अचीवमेंट हुआ। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ईज हो गया। फिर बोलता लीड्स, लीड्स क्या था, लीड्स 2025 इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ 5 to 7 की कॉरिडोर्स, जर्नी टाइम ट्रैक स्पीड वेटिंग पीरियड, ये सब लीड्स के अंदर मतलब कि लीड्स के थ्रू ये किया जाता था, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता था कि कैसा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है। फिर आया यूलिप, ठीक है। बोलता है इट हैज फैसिलिटेटेड सिक्योर एपीआई इंटीग्रेशन अक्रॉस मोर देन 30 डिजिटल सिस्टम इनेबलिंग 160 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ एज ऑफ अगस्त 2025। अब यूलिप में क्या हो गया, नाम ही से पता चल रहा है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डिफरेंट जो अलग अलग तरह का सिस्टम है उसको उसका डेटा को कनेक्ट करता है, ठीक है, डेटा को कनेक्ट करता है जिससे कि ट्रक का जो ट्रैकिंग है, पोर्ट का डेटा है, ये सबको एक जगह पे लाना, ठीक है। ये काम है इसका, ये हो गया तुम्हारा लॉजिस्टिक के बारे में, ठीक। अब आगे चलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में। अब देखो इसको समझने के लिए, एसेट मोनेटाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या, किसको कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ इन एडवाइजर में, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट, इट इज आल्सो नोन एज एसेट और कैपिटल रिसाइक्लिंग, इट डज नॉट नेसेसरली मीन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट, ठीक है। अब देखो ये किताबी भाषा, अब इसको समझने के लिए क्या कि गवर्नमेंट का कुछ अपना बना हुआ चीज़ है, ठीक है, कुछ भी कोई भी एसेट बना जैसे रोड रेल एयरपोर्ट ये सब है, ठीक है। तो बेसिकली ये सबको क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर से बेसिकली इसको पैसा जनरेट करने की, मतलब ऐसा समझ लो कि किराया पर देकर, ठीक है, रेंट पे देके गवर्नमेंट का चीज़ है उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है, उससे कुछ पैसा कमाया, इसी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। सरकार का एसेट रोड, ठीक है, रेलवे, ये सब चीज़ को अगर किसी को दे दिया कि भाई आप चलाओ, ठीक है, और इसमें एक प्रॉफिट का परसेंटेज हमको दो, तो इसी को कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और एक तरह से इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट को बेच नहीं रहा है यहाँ पे। मोनेटाइजेशन मतलब क्या हो गया, ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहता है, ठीक है, बस उसको चलाने के लिए दे दिया जाता है। अब जैसे गवर्नमेंट हाईवे वगैरह बना दिया, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि ऑपरेट करो, क्योंकि सरकार का काम नहीं है कि भाई वहाँ पे ऑपरेट करो वहाँ पे, ठीक, तो उसके बदले उसको पैसा मिला, तो इसी को कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब उसमें कुछ मॉडल है एसेट मोनेटाइजेशन का, ये सब स्टैटिक का पार्ट है, जैसे टीओटी, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, ये कैसे काम करता है। अब इसमें जो भी दिया हुआ है इसको अपने तरीके से समझते हैं कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर क्या हो, गवर्नमेंट कंप्लीटली क्या करता है ना, कोई हाईवे है उसको प्राइवेट को दे देता है, प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। अब प्राइवेट क्या करता है, उसे टोल कलेक्ट करता है, बस इतना ही है। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मतलब कि टोल है, यानी टोल कहाँ पे, रोड पे, ठीक है, गवर्नमेंट का, ये ऑपरेट करने के लिए देते हैं प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। और मतलब कि बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट से ट्रांसफर हो जाता है प्राइवेट प्लेयर के पास, और उसके बदले कुछ एक मुफ्त राशि दे दिया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आगे चलते हैं डीबॉट, DBFOT, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है
प्राइवेट कंपनी डिजाइन करेगा, ठीक है, बिल्ड करेगा, फाइनेंस करेगा, ऑपरेट करेगा, फिर कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट को वापस कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। डिजाइन किया प्राइवेट कंपनी, उसको बिल्ड किया, ठीक है, फिर बिल्ड करके उसको फाइनेंस किया, फिर ऑपरेट किया और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, जैसे एक्सप्रेस वे वगैरह हो गया, ठीक। फिर आते हैं इन्वेट्स। इन्वेट्स क्या होता है? तो इन्वेट्स बेसिकली ना म्यूचुअल फंड के जैसा होता है, ठीक है। इसमें ना इन्वेस्टर पैसा लगाता है और लगाता कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर में, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्ट जो भी रोड वगैरह ये सब बनना रहता है, आस-पास में देखो कि उसको बनने में बहुत लंबा टाइम पीरियड जाता है, कभी-कभी 15 साल, कभी-कभी 10 साल लग जाता है, तो यहाँ पे पैसा फँसा रह जाता है। तो बेसिकली एक तरह का इन्वेस्ट इसीलिए बनाया कि अगर कोई पब्लिक चाहे, ठीक है, तो वो भी इसको खरीद के, ठीक है, कि इसमें पैसा लगा के कुछ उसपे से कमा सकता है, ठीक है, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही हो गया इन्वेस्ट। फिर आते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे ऑफिस बिल्डिंग ये सब पे करने के लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब ये सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट लगा है। अब आगे चलते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। बोलता है कि इंडिया 10 साल इंडिया सेलिब्रेट 10 ईयर ऑफ द डिजिटल इंडिया मिशन पेपर लॉन्चिंग 2015, ठीक है, 10 साल हो चुका है इसका, उसी को सेलिब्रेट करा। डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? तो इसका पहले सबसे पहले नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका पर्पस क्या था? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। आप लोग भी अभी समझते होंगे कि 2015 से लेकर 2025 तक में आपका जो फाइनेंशियल हैबिट है वो भी बदला है। आप पहले कैश इस्तेमाल करते थे, आप सब जगह जीपे, फोन पे ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब कि आपका हैबिट बदला, ट्रांसफॉर्म तो हुआ है उस केस में। फिर बोलता है नेचर क्या? अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट क्लब्स टुगेदर वेरियस ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव अक्रॉस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। बहुत सारा प्रोग्राम्स को क्लब किया गया, एक जगह पे मिलाया गया, ठीक है। जैसे कि 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, ब्रॉडबैंड, हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस टू प्रोग्राम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ई क्रांति, इन्फॉर्मेशन ऑफ AI, ई गवर्नेंस, IT फॉर जॉब्स, टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट, ये सब चीज इसका पिलर्स है, 9 पिलर्स है। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब बोलता है कि कुछ इनिशिएटिव लिया गया, तो इंडिया नाउ रैंक 3rd ग्लोबली इन टर्म ऑफ डिजिटल इकोनॉमी साइज, 3rd माना जा रहा है इंडिया को। फिर बोलते हैं इंडिया लीड्स ग्लोबली रियल टाइम पेमेंट, लीड करा कि रियल टाइम पेमेंट करने में। फिर बोलता है इनिशिएटिव लाइक वासनी आर ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर्स बाय सपोर्टिंग ओवर 30 इंडियन लैंग्वेज विद डिफरेंट AI मॉडल। वासनी एक तरह का इनिशिएटिव लेके आया ताकि लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा जा सके, सब तरह का इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अभी हुआ, जैसे कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, कश्मीर लिंक, इसको करें कश्मीर लिंक। तो क्या करा? इंटीग्रेशन क्या करा? डेफिनेटिव रेल लिंक फॉर कश्मीर वैली टू रेस्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर वैली से रेस्ट ऑफ इंडिया को जोड़ने के लिए रेल लिंक के लिए एक तरह का प्रोजेक्ट है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, है यहाँ पे नाम में रेल लिंक है। फिर आता है चिनाब ब्रिज। तो बोलता है इंजीनियरिंग मार्वल इसको कहा जाता है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क है, ब्रिज, ठीक है, रेलवे आर्क ब्रिज है वर्ल्ड का। बोलता है कि क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ USPR, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, ऑल वेदर ट्रूप एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देता है। फिर आता है बैरावी सायरंग रेल लिंक। इसमें क्या बोलता है? कनेक्ट एजवाल मिजोरम टू द नेशनल रेलवे ग्रिड। मिजोरम एजवाल को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है एजवाल को रेलवे ग्रिड से। फिर बोलता है, तो नाम याद रखना है, बैरवाई सायरंग रेल लिंक है, बैरवाई और सायरंग के बीच का। तो क्या करता है? एजवाल को मिजोरम को नेशनल रेलवे ग्रिड से जोड़ता है। फिर बोलता है सोनमर्ग जेड मोस्ट टनल, ठीक है, सोनमर्ग टनल, ये बोलता है ऑल वेदर एक्सेस टू सोनमर्ग देता है, डिफेंस क्रूशियल फॉर ट्रूप मोबिलिटी टू लद्दाख रीजन, ठीक है, ट्रूप मोबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल है टनल, ठीक है, लद्दाख रीजन में। ये हो गया आपका यूनिट 9 कंप्लीट। अब बचा यूनिट 10, ठीक है, 10 है, तो 10 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है। और जो भी टारगेट्स है वो अब टाइम नहीं रहा, अब मतलब दिमाग में ये चीज़ बना लो कि आप 30 दिन का टारगेट अपना रिवीजन का बना लो कि रिवीजन करना जो भी टॉपिक है, ठीक है। और बाकी इकोनॉमिक्स तो हम लोग कर ही ले रहे हैं, और भी आगे कुछ भी ऐसा समझ आएगा तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपिक को भी करने का, ठीक है। तो